हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं और यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खीरे की खेती के बारे में देखेंगे कि हम उसका अच्छी तरह से उत्पादन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम बिना गवाएं आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खीरे का वानस्पतिक नाम कुकुमुस स्टीव्स है और खीरे का मूल स्थान कहाँ है? भारत है। यह एक बेल वाली की तरह होता लटकने वाला पौधा है और जिसका प्रयोग होता है सारे भारत में गर्मियों में सब्जियों के रूप में किया जाता है। खीरे को कच्चा सलाद या सब्जियों के रूप में जो प्रयोग किया जाता है और खीरे के बीजों का प्रयोग होता है तेल निकालने के लिए किया जाता है, जो शरीर और दिमाग के लिए जो बहुत बढ़िया है। खीरे में 96% जो पानी होता है, जो गर्मी के मौसम में अच्छा होता है। और इस पौधे का आकार बड़ा और पत्तों वालों और त्रिकोणीय आकार का होता है, मतलब इसकी पत्तियाँ। और इसके जो फूल पीले रंग के होते हैं और खीरा जो है एमबी यानी कि मॉलिब्डेनम और विटामिन का अच्छा स्रोत है। और खीरे का प्रयोग होता है त्वचा, किडनी, दिल की समस्याओं का इलाज और अल्कालाइज़र के रूप में किया जाता है। तो खीरे के खेती में क्या है कि इसका वनस्पतिक नाम क्या दिया हुआ है? कुकुमिस स्टीव दिया हुआ है और उत्पत्ति स्थान भारत और एक बेल लटकने वाला पौधा है ये। और किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो भारत में जो गर्मियों में जो सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और खीरे का जो कच्चा सलाद और सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और खीरे में जो 96% जो है पानी होता है। और खीरे के बीजों का प्रयोग जो तेल निकालने के लिए किया जाता है, जो शरीर और दिमाग के लिए बहुत बढ़िया होता है। और उसके बाद फिर इसका पौधे का आकार जो होता है बड़ा होता है और पत्ते जो होता है बालों वाले और त्रिकोणीय आकार के होते हैं। और इसके फूल जो होता है पीले रंग के होते हैं। और खीरा जो होता है मॉलिब्डेनम और विटामिन का जो होता है अच्छा स्रोत है। और खीरे का प्रयोग जो होता है त्वचा, किडनी और दिल की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। अब देखो भूमि और जलवायु। तो खीरे के लिए जो होता है शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों जलवायु उपयुक्त होता है। और फूल खिलने के लिए जो है 13 से जो है 18 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। और पौधों के विकास व अच्छी पैदावार के लिए जो है 18 से 24 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान जरूरी होता है। और अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट भूमि जो है उपयुक्त होता है, उत्तम मानी जाती है। और भूमि का पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 से 6.8 होना चाहिए। और नदी के तलहटी क्षेत्र में जो है इसकी खेती अच्छी तरह से की जाती है। तो जलवायु कैसा चाहिए होता है इसमें? शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण। और फूल खिलने के समय 13 से 18 डिग्री जो है टेम्परेचर चाहिए होता है। और पैदावार की विकास और अच्छी पैदावार के लिए जो है 18 से 24 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जरूरी पड़ता है। और भूमि जो है बलुई दोमट उपयुक्त होता है, दोमट व बलुई दोमट उपयुक्त होता है। और जिसका पीएच 5.5 से जो है 6.8 तक हो तो अच्छा माना जाता है। अब उन्नतशील प्रजातियाँ। तो खीरे की प्रजातियाँ बहुत सी हैं, जैसे हिमांगी है, जापानी लॉन्ग ग्रीन है, ज्वाइंट सेट है,
पूना खीरा है, पूसा सहयोग है, स्वर्ण शीतल है और फाइन सेट है, स्टेट 8 है, खीरा 90 है, खीरा 75 है, हाइब्रिड 1 है व हाइब्रिड 2 है और पंजाब खीरा 1 है, पंजाब नवीन है, पूसा उदय है, पंत शंकर खीरा 1 है, कल्याणपुर हरा खीरा इत्यादि है। तो उन्नतशील प्रजातियों में कौन सा है? हिमांगी है, जापानी लॉन्ग ग्रीन है, ज्वाइंट सेट है, पूना खीरा है, पूसा सहयोग है, स्वर्ण शीतल है, फाइन सेट है, स्टेट 8 है, खीरा 90 है, खीरा 75 है, हाइब्रिड 1 है व हाइब्रिड 2 है, पंजाब खीरा 1 है, पंजाब नवीन है, पूसा उदय है, पंत शंकर खीरा 1 है, कल्याणपुर हरा खीरा इत्यादि है। अब खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में क्या होता है कि पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। और आखिरी जुताई 200 से 250 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर नालियाँ बनानी चाहिए। तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। और आखिरी जुताई 200 से 250 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर नालियाँ बनानी चाहिए। अब है बीज की मात्रा। तो 1 हेक्टेयर में तकरीबन जो 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। और बुआई खेत में नाली बनाकर की जाती है। और बीज शोधन 2 ग्राम क्रिप्टॉन प्रति लीटर पानी में मिलाकर बीज को 3 से 4 घंटे तक भिगोकर छाया में सुखाकर बीज की बुआई करनी चाहिए। तो बीज की मात्रा कितना होता है? 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। बुआई खेत नालियों में की जाती है और बीज शोधन के लिए 2 ग्राम क्रिप्टॉन प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 घंटे तक भिगो कर छाया में सुखाकर बीज की बुआई करनी चाहिए। अब अगला है बुआई का उचित समय। तो बुआई के उचित समय में दिया हुआ है कि इसकी बुआई 2 मौसम में की जाती है। पहली खरीफ में जो कि जून से जुलाई महीने में, और दूसरी जायद में जो कि जनवरी से फरवरी महीने तक। बुआई के लिए खेत की तैयारी करने के बाद 50 सेंटीमीटर चौड़ी 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ पूरब से पश्चिम की दिशा में तैयार कर 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 से 6 बीज एक जगह पर बोते हैं। और पौध से पौध की दूरी इसमें 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। और नालियों के दोनों ओर ऊपर आधी दूरी पर बुआई की जाती है। तो बुआई के उचित समय क्या है कि इसको 2 सीज़न में बुआई करते हैं। एक खरीफ में होता है, एक जायद में होता है। खरीफ में कब करते हैं? जून से जुलाई में करते हैं। और जायद में जनवरी से फरवरी तक करते हैं। और बुआई के लिए खेत की तैयारी के बाद क्या करते हैं कि 50 सेंटीमीटर चौड़ी 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ पूरब से पश्चिम दिशा में तैयार कर 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 से 6 बीज एक जगह बोते हैं। और पौध से पौध की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। और नाली के दोनों ओर ऊपर की आधी दूरी पर बुआई की जाती है। अब अगला है खाद्य एवं उर्वरकों का सही इस्तेमाल। तो सड़ी गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल खेत की तैयारी करते समय आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए।
और इसके साथ ही जो था नाइट्रोजन जो था 40 किलोग्राम, यूरिया यानी कि 90 किलोग्राम, और उसके बाद जो था फास्फोरस जो होता है 20 किलोग्राम, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है 125 किलोग्राम, और पोटेशियम जो होता है 20 किलोग्राम, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास को आप जब 35 किलोग्राम डालेंगे तो वह 20 किलोग्राम मिल जाएगा पोटेशियम का। जो उपयोग बुआई के समय कर दें, और बिजाई के समय जो होता है नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा, पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी जो था मात्रा डालें, और 1 महीने बाद जो था बचा हुआ यूरिया पौधों को दें। तो खाद्य उर्वरक में क्या होता है, सड़ी हुई गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल खेत की तैयारी करते समय ही आखिरी जुताई के समय मिला देना चाहिए। उसके बाद 40 किग्रा नाइट्रोजन लगता है, और 20 किग्रा फास्फोरस लगता है, और 20 किग्रा जो होता है पोटास लगता है। नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा बिजाई के समय दिया जाता है, और पोटेशियम तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा उस समय दी जाती है, और शेष हिस्सा जो होता है बाद में बचा हुआ डाल देते हैं, यूरिया पौधों को डाल देते हैं। अब सिंचाई का उचित समय, तो गर्मी के मौसम में इसको बार बार जो होता है सिंचाई की ज़रूरत होती है, और बारिश के मौसम में जो होता है सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, और इसको कुल जो होता है 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और बिजाई से पहले जो होता है एक सिंचाई ज़रूरी होती है, और इसके बाद जो होता है 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, और दूसरी बिजाई के बाद जो होता है 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। तो सिंचाई का उचित समय, गर्मी के मौसम में क्या होता है बार बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बारिश में नहीं पड़ती है, और इसको कुल 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और बिजाई से पहले जो होता है एक सिंचाई की ज़रूरत होती है, और इसके बाद जो होता है 2 से 3 दिनों के अंतराल पर जो होता है सिंचाई करें, और दूसरी बिजाई के बाद 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। अब है खरपतवारों व निराई गुड़ाई का सही समय। तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद जो होता है निराई गुड़ाई करनी चाहिए, खेत को साफ रखना चाहिए। यदि खरपतवार ज़्यादा जमते हों तो नालियों के खरपतवार जो होता है निकालना बहुत ज़रूरी होगा। उस समय जो होता है वाइन, जिसे पौधा कहते हैं, को उलझने नहीं देना चाहिए, और जिससे जो होता है पैदावार पर बुरा असर ना पड़े। और जहाँ पर खरपतवार अधिक उगते हैं वहाँ पेंडिमेथिलिन की 3.3 लीटर मात्रा को जो होता है 1000 लीटर पानी में मिलाकर जो होता है प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर कर देना चाहिए, और जिससे कि खरपतवारों का जमाव ना हो सके। तो खरपतवारों व निराई गुड़ाई का सही समय में क्या दिया हुआ है कि बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए, खेत को साफ रखना चाहिए। यदि खरपतवार ज़्यादा जमते हों तो नालियों के जो होता है खरपतवार निकालना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, और उस समय जो होता है वाइन, जिसे पौधा कहते हैं, उलझने नहीं देना चाहिए, और जिससे पैदावार पर बुरा असर ना पड़े। और जहाँ खरपतवार अधिक उगते हों वहाँ पेंडिमेथिलिन का जो होता है 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर जो होता है प्रति हेक्टेयर की दर से जो होता है छिड़काव करें, और बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर कर देना चाहिए, और जिससे जो होता है खरपतवार का जमाव ना हो। अब रोग पर करें नियंत्रण। तो रोग पर करें नियंत्रण में क्या दिया हुआ है कि इसमें जो होता है फफूंदी के रोग लगते हैं, जैसे डाउनी मिड्यूल फफूंदी होता है, पाउडरी मिड्यूल फफूंदी होता है, स्कोरपोरा धब्बा रोग होता है, व विषाणु रोग लगते हैं।
इनकी रोकथाम के लिए जो है प्रमाणित बीज बोना अति आवश्यक है और उपचारित बीज बोना चाहिए और फसल चक्र जो है ज़रूर अपनाना चाहिए। साथ ही कोसावेट गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में या कैरोथिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर जो है पानी में मिलाकर जो है 3 से 4 छिड़काव जो है 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। तो इसमें फफूंदी के रोग क्या होता है, अधिक लगते हैं, जैसे डाउनी मॉड्यूल फफूंदी, पाउडरी मॉड्यूल फफूंदी, स्कोरपोरा धब्बा रोग व विषाणु रोग लगते हैं। और बस इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, तो पहले तो उपचारित बीज को बोना चाहिए और उसके बाद ही जो है कोसावेट गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में या कैराथीन जो होता है 1 मिलीलीटर जो है प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। और रोग नियंत्रण में ये भी है कि विषाणु रोग के रोकथाम के लिए जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन 400 ppm का छिड़काव जो होता है पेड़ों पर 10 दिन में क्या होता है 2 बार करना चाहिए। तो विषाणु रोग के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन 400 ppm छिड़काव पेड़ों पर 10 दिन में 2 बार करना चाहिए। अब आता है अगला कीट नियंत्रण में। तो खीरे में जो है कई प्रकार के कीट भी लगते हैं, जैसे माहू हो गया, बग हो गया, पेटासुमिड बग, कुकुरबिट माइट, मैलान फ्लाई है आदि के रोकथाम के लिए पौधे को उखाड़ कर जो है अलग कर लेना चाहिए। ग्रसित पौधे को उखाड़ कर अलग कर लेना चाहिए और इसके साथ पौधों को अवश्य जला देना चाहिए। और माहू कीट के लिए क्या होता है मोनोक्रोटोफास या डेमिक्रोन का छिड़काव करना चाहिए। मेलान फ्लाई के रोकथाम के लिए जहरीली वेट 50 ग्राम मेलाथियान, इसके साथ 200 ग्राम क्या होता है सीरा व 2 लीटर जो होता है पानी में मिलाकर छिड़काव कर नष्ट किया जा सकता है। तो ये काम हम कर सकते हैं कीट नियंत्रण में। अब अगला है फलों की तुड़ाई। तो फसल में जब खाने योग्य फल मिलने लगे तो 2 सप्ताह में 2 बार जो था तुड़ाई करनी चाहिए। मादा फूल आने के 1 सप्ताह में फल खाने योग्य हो जाते हैं और फलों की तुड़ाई लगातार करते रहना चाहिए ताकि फल मिलते रहें और जितना मुलायम फल बाज़ार में बेचने के लिए जाता है उतनी ही अच्छी कीमत मिलती है। तो सप्ताह में क्या होता है, इसमें 2 बार तुड़ाई करनी चाहिए जब खाने योग्य फल मिलने लगे और इसका फल जितना ही मुलायम बाज़ार में जाएगा उसके रेट जो हैं अच्छे मिलेंगे। फलों की पैदावार, तो तकनीकी की सभी क्रियाएं अपनाने पर होता है फसल से हमें क्या होता है 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर खाने योग्य फल प्राप्त होता है। तो इसमें उत्पादन कितना होता है 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर। खीरा का उत्पादन 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अब भंडारण की बात करते हैं। तो तुड़ाई के बाद जो होता है खीरों की ग्रेडिंग कर दें और उसके बाद हवादार प्लास्टिक के कैरेट या टोकरी में डालकर जो होता है मंडी में भेज दें। और तुड़ाई जो होता है सुबह के समय करनी चाहिए इसमें। तो भंडारण के लिए क्या करना चाहिए कि तुड़ाई के बाद क्या होता है खीरों की ग्रेडिंग करना चाहिए, हवादार प्लास्टिक की कैरेट में या टोकरी में डालकर जो होता है मंडी भेज देना चाहिए। और तुड़ाई कब करनी चाहिए इसका, सुबह के समय। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।